चमार होना कोई पाप है क्या? गुनाह है तो चमार होना कोई गुनाह तो नहीं है। एक पूर्व विधायक का पोता, एक विधायक का बेटा, एक विधायक का भतीजा, फूफा रिश्ते में भतीजा बन जाता है। अगर उस व्यक्ति पर, और एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, अगर एनसीआर के अंदर ये है तो फिर दूर दराज गांव के अंदर क्या हो रहा होगा, देखने की चीज ये है। इस पे हमने एफआईआर दर्ज कर ली है और इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मैं खुद हूँ, क्योंकि इसमें इससे रिलेटेड ऑफेंसेस हैं। चौधरी रामरतन कह रहे हैं कि मैं किसी पर एससी एक्ट का, हरिजन एक्ट में पर्चा दर्ज नहीं करवाऊंगा। धर्म कसम की बात भी आ रही है, आप सुन रहे होंगे, कह रहे हैं मंदिर में खड़ा कह के बोल रहा हूँ। कहना चाहता हूँ आपसे, एक तो मैं हरिजन एक्ट से लगे, विश्वास दे रहा हूँ, मंदिर पे हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ जुड़ रहा हूं एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो इस समय न केवल फरीदाबाद, पलवल, बल्कि पूरे हरियाणा के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। मुद्दा ही कुछ ऐसा है, मामला कुछ ऐसा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मामला जुड़ा हुआ है एक विधायक से, हरियाणा के दलित विधायक। और हरियाणा के उन दलित विधायक को, बीजेपी के दलित विधायक को कैमरों के सामने आकर के कहना पड़ा कि जिस समाज के अंदर, जिस जाति के अंदर वो पैदा हुए हैं, उन्हें कहना पड़ा कि क्या उस जाति का नाम लेकर के कह रहे हैं, मैं तो कहना नहीं चाह रहा, कि क्या होना पाप है। एक बार आप सुनिए विधायक महोदय क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा, सारा जोड़ूंगा, घटनाक्रम सारा है क्या। तो चमार होना कोई पाप है क्या? गुनाह है तो चमार होना कोई गुनाह तो नहीं है। नहीं, बच्चों को जो है ना जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, कि जो है ना कि चमार चूड़ा बोला, और बच्चे ने कहा कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो हमको आप। लोग हैं, एक तो कोई उसका फिटनेस सेंटर का जो ना ट्रेनर है वो है, और उसके जो ना काफी लोग थे। फिर उसके जब इसने उनको कहा कि भाई इस तरीके से मुझे क्यों बोल रहे हो, जाति सूचक शब्दों को इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, चमार होना कोई पाप है क्या? गुनाह है। तो इसी बात के ऊपर जो है ना उसको मारना चालू कर दिया। फिर इसने वहाँ से ऐसे तैसे अपने भाई को फ़ोन किया और पड़ोसी को फ़ोन किया, वो लोग आए तो उन दोनों को भी मारा को 40-50 लड़के उन्होंने बुला लिए एकदम अचानक से, और फिर काफ़ी उनके साथ में कानून। मैंने फ़ोन किया उनको कि भाई इस तरीक़ा से मत करो, मैं तो होटल में था, तो मेरे फ़ोन करने के बावजूद भी वो लोग नहीं माने। इस तरीक़ा से उन्होंने हरकतबाजी की है जो समाज के लिए ठीक नहीं है। जो ना समाज में हर लोग रहते हैं, हर तरीक़ा के लोग रहते हैं, तो चमार होना कोई गुनाह तो नहीं है। तो अपने विधायक जी को कहा कि क्या उस जाति का होना पाप है। तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि कौन व्यक्ति कौन से धर्म में, कौन सी जाति में, कौन से कुल में कहाँ पैदा होगा, ये उसके हाथ में नहीं हुआ करता। माना जाता है, अगर हम सनातन संस्कृति को मानते हैं तो फिर माना जाता है कि उसके पूर्व जन्मों का, कर्म का प्रभाव, ये सब को मिला करके मनुष्य का जन्म माना गया है कि वो किस माँ की पेट से जन्म लेगा। लेकिन अगर बात करें आज के समय की, तो आज का समय जब हमारा संविधान हमें सबको बराबर करने की इजाज़त देता है, हमें शक्ति देता है, हमें ताकत देता है, और वो संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया, कल जिनकी जन्म जयंती है, उनकी जन्म जयंती पर देश रोजाना परिवार बाबा साहब को शत-शत नमन करता है। लेकिन क्योंकि विषय ही ऐसा है, मसला कुछ ऐसा है, मुद्दा कुछ ऐसा है, और कई बार इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगते रहे हैं, क्वेश्चन मार्क भी लगाते रहे नेता। इसी से जुड़े कुछ वीडियो और भी दिखाऊंगा आपको मैं। ये आपने सुना हरियाणा के विधायक, दलित विधायक, होडल के विधायक हरेंद्र रामरतन को, जो अपनी बात कह रहे हैं, और उन्होंने कहा कि क्या उस जाति में अगर जन्म लेना या उस जाति का होना कोई पाप है। तो सबसे पहले तो ये है कि किसी भी जाति या धर्म में हम जिसमें भी संबंध रखते हैं, उसमें जन्म लेना हमारे लिए गौरव की बात मानी जाती है, और हम उसे गौरव मानते हैं, गर्व की अनुभूति होती है। और सभी कहा भी करते हैं कि जिस जाति, धर्म, वर्ण से संबंध रखते हैं, क्योंकि हमारा संविधान हमें इतनी ताकत देता है, हम कह सकते हैं कि हम उस वर्ण और समाज से आते हैं। अब बात आ जाती है कि ये बात विधायक जी को कहनी क्यों पड़ी। दरअसल हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर, यानी कि फरीदाबाद का मतलब एनसीआर का वो क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ जुड़ा हुआ वो इलाका, कि अगर यहाँ से कोई आवाज़ चले तो शायद बिना किसी माइक के सीधे संसद भवन तक पहुँच जाएगी। इस फरीदाबाद के अंदर
फरीदाबाद का मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 28 का। सेक्टर 28 के मेट्रो स्टेशन के ऊपर एक जिम चलता है, एनी टाइम जिम। एनी टाइम जिम का मतलब है कि उसके अंदर कोई व्यक्ति कभी भी शायद जाकर के कसरत कर सकता हो। एनी टाइम का मतलब तो मैं यही समझता हूं, खैर नाम पर और उसके टाइम पर जाए बिना जिम चलता है एनी टाइम। उस एनी टाइम जिम के अंदर जाया करते हैं विधायक हरेंद्र रामरतन के बेटे विशाल, कसरत करने के लिए, शरीर को अपने मेंटेन करने के लिए। और आज बड़ा जरूरी है कि यूथ अपने शरीर को, और यूथ ही क्या सभी अपने शरीर को मेंटेन रखें। जाते हैं विशाल बाबू उसके अंदर। विशाल ने पुलिस को शिकायत दी, विशाल ने एफआईआर करवाई है एक। उस एफआईआर के अंदर शिकायत में आप देखिए ये शिकायत दी गई है विशाल द्वारा, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। विशाल इसके अंदर शिकायत में कह रहे हैं कि वो जिम में थे, जिम का ट्रेनर है, पृथ्वी चपराना उसका नाम है। जिम के ट्रेनर ने उसे जाति सूचक शब्द कहे, जाति सूचक गालियां दी और उनके साथ में मारपीट की। उसके बाद में मारपीट की तो विशाल ने अपने भाई को बुला लिया, अपने भाई के साथ में कुछ लोग और भी आ गए और वहां से उसे लेकर के चले गए। यही हुआ होगा। और इधर दूसरी तरफ एक और शिकायत दी, आप दूसरी देखिए, ये जिम ट्रेनर की शिकायत है। जिम ट्रेनर कहता है कि विशाल जो है वो अकड़ में थे और उन्होंने उसको, जिम ट्रेनर के साथ में वो किसी को ट्रेनिंग दे रहे थे बदतमीजी की, और अपने कुछ आपस में कहा सुनी हो गई, अपने भाई को और कुछ लोगों को बुला लिया, उन्होंने उस पर पिस्टल भी तान दी। मैंने बात करने की कोशिश की दोनों पक्षों से, विधायक श्री से भी टेलीफोनिक बात करने की कोशिश की, 2 बार उनका फोन मिलाया लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। और दूसरे जो शिकायतकर्ता हैं उनको भी कॉल करने पर उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ था। अब बात दोस्तों आ जाती है सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे पहलू के अंदर, पूरे मामले के अंदर। सबसे पहला है तो ये कि विधायक जी के बेटे द्वारा एफआईआर दर्ज करवाना, उसके अंदर SC/ST एक्ट में एफआईआर होना। जो उन्होंने पुलिस को शिकायत दी, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। एक बार आप सुनिए एसीपी क्या कह रहे हैं, जो इस मामले को के जो जांच अधिकारी हैं। 112 पे कंप्लेंट डाली गई थी, मैसेज दिया गया था, तो SHO सेक्टर 31 मौके पे पहुंचे थे और अब इन्होंने शाम को रात के 10:30 बजे आके चौकी में विशाल कुमार जी हैं, उन्होंने शिकायत दी है कि जिम के अंदर ऐसे ये एक्सरसाइज कर रहे थे। तो 5 आदमियों को बाई नेम उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट सब कह के मेरी एक्सरसाइज करी है। इस पे हमने एफआईआर दर्ज कर ली है और इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मैं खुद हूँ, क्योंकि इसमें इससे रिलेटेड ऑफेंसेस हैं और एज पर लाइफ में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि 5 लोगों के खिलाफ बाई नेम है कि 5 लोग थे, इसके साथ अन्य लोग भी थे। और क्योंकि सीसीटीवी से कवर्ड है जिम और हम इसमें जल्दी फुटेज लेके नियमित कर रहे हैं। तो एसीपी साहब बता रहे हैं कि जो ने शिकायत मिली उसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है अनुसूचित जाति अधिनियम के तहत 5 लोगों के खिलाफ। अब यहां बात आ जाती है दोस्तों कि आखिर जिम ट्रेनर ने विशाल को ऐसा क्यों बोला। सबसे पहले आप इतना समझ लें कि विशाल के पिता विधायक हैं, हरेंद्र रामरतन विशाल के पिता हैं। विशाल के फूफा भी विधायक हैं, डॉक्टर कृष्ण कुमार बावल के विधायक हैं। विशाल के दादा भी पूर्व विधायक हैं, चौधरी रामरतन होडल के पूर्व विधायक। एक पूर्व विधायक का पोता, एक विधायक का बेटा, एक विधायक का भतीजा, फूफा रिश्ते में भतीजा बन जाता है। अगर उस व्यक्ति पर, और एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, और उसके अंदर जानते बूझते हुए ये पता है कि वो विधायक का बेटा है, क्योंकि विशाल बाबू जिम में पहली बार नहीं गए थे। विशाल बाबू तो जिम में बहुत टाइम से जा रहे होंगे। सेक्टर 31 में घर है हरेंद्र जी का। हरेंद्र जी अब होडल भी रहते हैं, पर उनका जो घर है 2 नंबर मकान है, उनका शिकायत में भी लिखा हुआ है। हरेंद्र जी रहते हैं, हरेंद्र जी के बेटे भी रहते हैं। उस जिम के अंदर लंबे समय से जा रहे हैं, काफी समय से। विधानसभा चुनाव के दौरान तो मुझे ही पता चला था कि चुनाव से पहले कि वो जिम गए हुए थे, तो उस जिम में काफी समय से जा रहे हैं। जिम का ट्रेनर भी जरूर जानता होगा, क्योंकि जिम का जो ट्रेनर है या जो जिम है, मुझे बताया गया कि वो जिम मेवला महाराजपुर गांव के लोग हैं। और मेवला महाराजपुर गांव केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का पैतृक गांव है। आपको मैं सब बात से जोड़ रहा हूं एक करके। और हरेंद्र रामरतन जो हैं वो कृष्णपाल गुर्जर के राजनीतिक शिष्य कह सकता हूं मैं, यानी कि कृष्णपाल गुर्जर हरेंद्र रामरतन के राजनीतिक गुरु हैं। यह भी जरूर पता होगा जिम ट्रेनर को
जिम ट्रेनर को पता होगा, जिम के संचालक, क्योंकि जिम ट्रेनर कह रहा है कि जिम संचालक ने उसको भेजा कि आ जाएंगे लोग। अगर उसको पता था तो उसने जाति सूचक शब्द कैसे कहे होंगे? क्यों कहे? अगर कहे तो क्यों कहे? जाति सूचक शब्द, जाति सूचक गाली, जिसके अंदर SC ST एक्ट का पर्चा दर्ज हुआ और जिस पर विधायक जी को भी कहना पड़ा कि ऐसे बोल रहे थे, विधायक जी को कहना पड़ा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर, NCR के अंदर, अगर NCR के अंदर ये है तो फिर दूर दराज गांव के अंदर क्या हो रहा होगा, देखने की चीज ये है। अब मैं आपको एक दूसरे पहलू की तरफ लेकर चलता हूं, क्योंकि एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है। आप इस वीडियो को देखिए पहले एक बार। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, एक तो मैं हरिजन एक्ट नहीं लगे, विश्वास दे रहा हूँ, मंदिर पे हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, दगा नहीं करूंगा। अगर दगा झूठ कहीं आप मेरी तरफ से मिल जाए तो आपकी दोस्ती मिले। यह वीडियो चौधरी रामरतन की है। चौधरी रामरतन विशाल और जगप्रिय के दादा, हरेंद्र जी के पिता और होडल के पूर्व विधायक 1991 से 1996 तक चौधरी रामरतन हसनपुर, जो अब होडल हो चुकी है, उसके विधायक रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के विधायक थे। चौधरी रामरतन चेयरमैन रहे थे। चौधरी रामरतन मीरा कुमार जी के बहुत नजदीकियों में शामिल रहे हैं। चौधरी रामरतन कह रहे हैं, आपने सुना, यह विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान का वीडियो है जो क्लिप वायरल हो रही है। चौधरी रामरतन कह रहे हैं कि मैं किसी पर SC एक्ट का, हरिजन एक्ट में पर्चा दर्ज नहीं करवाऊंगा। धर्म कसम की बात भी आ रही है, आप सुन रहे होंगे। कह रहे हैं मंदिर में खड़ा कह के बोल रहा हूं, मंदिर में बोल रहा हूं कि हरिजन एक्ट का पर्चा दर्ज नहीं कराएंगे। अब दोस्तों सवाल यहां उठता है, सवाल यहां आता है, क्या हरिजन एक्ट के जो पर्चे दर्ज करने की बात विधायक, पूर्व विधायक जी कह रहे हैं, क्या हरिजन एक्ट के पर्चे दर्ज करवाने के पीछे कोई और कहानी हुआ करती है? क्योंकि SC एक्ट का पर्चा दर्ज होने का मतलब यह है कि जिसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई उसको भागना पड़ेगा, कई दिन छुपना पड़ेगा। जब गैर जमानती अपराध है, गैर जमानती अपराध है ये। इसके अंदर DSP इसकी जांच करते हैं, DSP की जांच के बाद में, और ये मामला कई बार SC ST कमीशन तक जाता है, हाई कोर्ट तक जाता है। इसलिए शायद विधायक जी कह रहे होंगे। और मेरी बात यही आ जाती है कि क्या अगर विधायक जी कह रहे हैं तो क्या इसके पीछे हम ये मान लें कि क्या SC ST एक्ट के पर्चे किसी कॉन्सिक्वेंसी में भी दर्ज होते होंगे, किसी साजिश का हिस्सा भी हो सकते हैं। अगर किसी के खिलाफ मैं जो आपको बता रहा था SC ST एक्ट का पर्चा दर्ज हो जाए तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, सेशन ट्रायल है, आसानी से जमानत नहीं मिलती। कई तो ऐसे मामले हैं कि महीनों महीनों तक जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है उनको जेलों में रहना पड़ता है, उनको जेल रहना पड़ता है। लेकिन अब इधर FIR दर्ज हुई है उसी हरिजन एक्ट के अंदर ही, SC ST एक्ट के अंदर ही, जिसके बारे में पूर्व विधायक जी चुनाव प्रचार के दौरान में कह रहे थे भी मैं कम से कम किसी पर हरिजन एक्ट के पर्चे जो दर्ज होते हैं वो नहीं करवाऊंगा, वो नहीं होने दूंगा। वैसे एक बात और जोड़ेंगे, क्योंकि जब ये बात चलती है, और आपको बताऊं मैं, सियासत हो चाहे समाज नीति हो, पुरानी अगली पिछली सब बातें सामने आती हैं, सब बातें चला करती हैं। अब जब ये फरीदाबाद के 5 युवकों पर जो FIR दर्ज हुई है SC ST एक्ट की, हम बिल्कुल किसी को ना तो जस्टिफाई कर रहे हैं, ना किसी को क्लीन चिट दे रहे हैं, ना किसी FIR पर सवाल उठा रहे हैं, हम किसी बात पर भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे, हम तो बता रहे हैं जो हुआ है। आपने सुन लिया, इसके अंदर सीधे IO साहब भी कह रहे हैं कि DSP साहब ACP हैं जो, वो भी कह रहे हैं कि FIR दर्ज हो गई, हम भी वही बता रहे हैं। मैं आपको जोड़ रहा था कि चौधरी रामरतन की ये जो वीडियो क्लिप और इससे पहले की एक घटना, और पलवल की घटना है, पलवल की घटना है। लगभग 20 से ज्यादा लोगों के खिलाफ, जिसके अंदर 4-5 महिलाएं थी, 14-15 लोग थे, उसके अंदर उस समय के पार्षद भी थे, उन लोगों पर SC ST एक्ट में FIR दर्ज हुई थी। पलवल के अंदर दंगे की संभावना बन गई थी। लगभग 1997-98 के दौर की बात है। उस समय एक मसला हुआ था, एक दलित महिला थी झाबो देवी, उनके शव का अंतिम संस्कार करना था। कृष्णा कॉलोनी का क्षेत्र था, कृष्णा कॉलोनी का वो शमशान घाट था।
कृष्णा कॉलोनी के शमशान घाट के अंदर अंतिम संस्कार को लेकर के दो पक्ष आमने सामने हो गए थे। दलित समाज के लोग और ब्राह्मण समाज के लोग आमने सामने हो गए थे उस मामले को लेकर के, क्योंकि हस्तक्षेप पुलिस ने किया था। उस समय इंदर सिंह सैनी यहां पर डीएसपी हुआ करते थे। तुहिराम भारद्वाज कृष्णा कॉलोनी के पार्षद थे। उस समय उस मामले को कहीं रंग ना पकड़ जाए, कहीं तूल ना ले जाए, शांत करने के लिए तुहिराम भारद्वाज बताते हैं कि उनको डीएसपी उनको अपने साथ ले गए। तुहिराम के पिता की डेथ हुई रखी थी, वो खेस पर बैठे हुए थे, वो गए, मामला आखिर शांत हो गया। 1-1.5 दिन बाद में शायद वो वृद्ध महिला का, झाबो देवी का अंतिम संस्कार भी वहीं हो गया। लेकिन उसके बाद में एक एफआईआर दर्ज हो गई SC/ST एक्ट में, हरिजन जो अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज हो गई थाने के अंदर। बाद में उस एफआईआर को कैंसिल किया गया पुलिस के द्वारा। पुलिस ने एफआईआर कैंसिल की तो बाद में फिर वो मामला, तुहिराम भारद्वाज मुझे बता रहे थे, वो फिर कोर्ट में गया। उसके अंदर इस्तगासा दायर किया पूर्व विधायक चौधरी रामरतन ने। लंबे समय मामला चलता गया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उनके संज्ञान में भी वो मामला गया, क्योंकि तुहिराम भारद्वाज भी और चौधरी रामरतन भी दोनों चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल में थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा रामरतन जी से कि इस मामले में आप कंप्रोमाइज कर लीजिए। नहीं हुआ। बाद में उस मामले में समझौता हुआ और उस समझौते के अंदर चौधरी हर्ष कुमार, जो होडल के पूर्व विधायक, हरियाणा सरकार के पूर्व वजीर, तुहिराम भारद्वाज मुझे बता रहे थे, उनके हस्तक्षेप से वो कंप्रोमाइज हुआ। किन शर्तों पर कंप्रोमाइज हुआ, कैसे हुआ, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा कुछ भी, लेकिन ये लगभग 1.5 दशक पुरानी बात है, लगभग 2 दशक पुरानी बात है, जब चौधरी रामरतन ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। और उसके अंदर शिकायत में शायद कुछ और भी लोग होंगे, लेकिन मुख्य शिकायतकर्ता चौधरी रामरतन थे। और जिनके खिलाफ शिकायत हुई थी वो बसपा से चुनाव भी लड़े तुहिराम भारद्वाज, पार्षद भी रहे, इनेलो के जिलाध्यक्ष भी रहे, जेजेपी के जिलाध्यक्ष भी रहे, समाज सेवी भी हैं। तुहिराम भारद्वाज पर भी एफआईआर हुई, उनकी धर्मपत्नी पर भी एफआईआर हुई, और 18-20-22 लोगों पर, जिनमें 4-5 महिलाएं, उन सब पर एफआईआर हुई SC/ST एक्ट के अंदर। अब बात वही आ जाती है दोस्तों, मैं आपसे कह रहा था कि सब बातें मैच की जाती हैं, पुरानी बातें जोड़ ली जाती हैं। इस मामले के अंदर क्या होगा, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात तो यही है जो मैं आपसे कह रहा था कि अगर जिम ट्रेनर को क्या पता नहीं था कि विशाल कौन है। विशाल हरिंदर रामरतन के बेटे हैं, विशाल विधायक के बेटे हैं, और उसके बावजूद अगर विधायक के बेटे को जाति सूचक शब्द कहे जा रहे हैं, मैं उसी बात पर आ रहा हूं, तो फिर आम दूर गांव के अंदर, गांव गरियारे के अंदर दूर ऐसे क्षेत्र जो एनसीआर से 100-200 किलोमीटर दूर होंगे, वहां क्या स्थिति होगी। जब एनसीआर के एरिया के अंदर, फरीदाबाद जैसे क्षेत्र के अंदर, अगर दलित विधायक के बेटे को, दलित विधायक के पूर्व विधायक के पोते को, दलित विधायक के भतीजे को, ऐसा युवा जिसके फूफा एक केंद्रीय मंत्री के नजदीकी हो, जिनके पिता दूसरे केंद्रीय मंत्री के नजदीकी हो, मुख्यमंत्री तक का भी हस्तक्षेप जरूर हुआ होगा इस सारे मामले में, अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो फिर आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा, और अगर नहीं हो रहा तो फिर इसका सच क्या है। अगर जिम ट्रेनर ने जाति सूचक शब्द, जाति सूचक गालियां दी, जो निसंदेह बहुत शर्मनाक बात है, तो बहुत गलत है। और अगर नहीं हुआ, कहीं इसके पीछे कोई और बात है, तो फिर क्या बात है। क्या पुलिस की जांच होगी, और पुलिस की जांच में क्या क्या सामने आ सकता है। हालांकि जिम ट्रेनर की तरफ से भी शिकायत दी गई है, उसमें एफआईआर कोई हुई नहीं है। उनकी शिकायत आर्म्स एक्ट की है। अगर देखा जाए तो उसने अपनी शिकायत में लिखा है कि पिस्टल लगाई, और इधर शिकायत अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत विधायक साहब के बेटे की भी है, उसमें एफआईआर भी हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि, क्योंकि जहां वारदात हुई एनी टाइम जिम के अंदर, वहां जरूर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। क्या पुलिस ने वहां की फुटेज, सीसीटीवी फुटेज देखी या नहीं देखी। क्या एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस ने वहां की सीसीटीवी फुटेज को निरीक्षण किया, अपने कब्जे में लिया, सीडीआर को देखा, नहीं देखा, ये बात भी देखनी होगी। अगर नहीं देखा तो क्यों नहीं देखा, देखा तो क्या क्या मिला। आपको क्या लगता है, क्या है सारा मामला, क्या हो सकता है सारा मामला। ये कोई राजनीतिक बात है या फिर केवल जिम के अंदर जाने को लेकर के झगड़ा। SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई, उसमें आप क्या मानते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।